सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं राजकीय हाई स्कूल गंगरौआ आगरा से विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती नेहा अग्रवाल आज आप सभी को कक्षा 10वीं का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये एनसीईआरटी की किताब में पहला पाठ है, तो अध्याय 1 और इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये पाठ दो शब्दों से मिलकर बना है, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। इससे पहले कि मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझाऊं, उससे पहले हम कक्षा 9वीं पर जाना चाहेंगे, जहां हमने परिवर्तन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। जहां पर परिवर्तन कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या था? ये वो परिवर्तन था जहां पर पदार्थ के केवल भौतिक लक्षणों या आकार में परिवर्तन होता था, उनकी आणविक संरचना या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जैसे कि बर्फ का जमना या बर्फ का पिघलना। जब हम एक रबर बैंड होता है, उसको जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और जब उसे वापस छोड़ देते हैं तो वो पुरानी अपनी अवस्था में आ जाता है। ऐसे सभी परिवर्तन हमारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा परिवर्तन था हमारा रासायनिक परिवर्तन, जहां पर भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन आता था, जैसे दूध से दही बनना या फिर जंग लगना। फिर अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वही है रासायनिक परिवर्तन की तरह, जहां पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक आप सभी ने 9th में पढ़ा होगा, Mg। Mg धातु को जब वायु में जलाया जाता है तो ये क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये इसकी अभिक्रिया है। Mg ऑक्सीजन से जलाया तो क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये 2 हमने इसको दोनों तरफ संतुलन करने के लिए लगाया है, जो हम अभी आगे किसी टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। मैग्नीशियम धातु का एक इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक क्वेश्चन है कि वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों उसको रेत पत्र से या रेगमाल से घिसा जाता है? तो इसका आंसर ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की अक्रिय पत्र बना लेती है, जिससे उसको जलने में कठिनाई होती है। इस पत्र को हटाने के लिए और उसको जलाने में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए हम उस परत को रेगमाल से घिसकर या रेत पत्र से घिसकर साफ करते हैं। तो वही मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट आपका नीचे लिखा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय पत्र बना लेता है, जो जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलने की रुकावट को दूर करने के लिए इसे जलाने से पूर्व रेत पत्र से रगड़कर साफ कर देते हैं। यहाँ पर आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर हो गया। अब 2 शब्द आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक और उत्पाद। वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे कोई पदार्थ A है और वो B में परिवर्तित हो गया, तो A क्या हो गया आपका? अभिकारक, क्योंकि उसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और बनकर क्या उत्पाद आया? B, क्योंकि
क्योंकि ये फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के हमें प्राप्त हुआ। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि हम अभिकारक को हमेशा अपने उल्टी तरफ यानी कि बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ यानी सीधी तरफ लिखते हैं। जैसे कि ऊपर अभिक्रिया में भी साफ लिखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है आपके अभिकारक, और किस तरफ लिखे गए हैं आपके बाईं तरफ, और बना क्या MgO ये उत्पाद है और ये किस तरफ लिखा गया है दाईं तरफ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव में बदल रहा है या द्रव गैस में बदल रहा है। तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया से पहले कुछ ताप था, बाद में या तो बढ़ गया या ज्यादा हो गया या कम हो गया। तीसरा, गैस का निकास, अभिक्रिया के संपन्न होने पर उसमें से कोई गैस निकल रही है, वो हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। चौथा, रंग में परिवर्तन, पहले कुछ रंग था, अभिक्रिया के पश्चात कुछ हो गया। और पांचवा, अवक्षेप का निर्माण, हम बाद में बात करेंगे ये अवक्षेप क्या है। अब एक एक करके इन सभी का हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, अवस्था में परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना आप सभी ने देखा होगा, और इस अवस्था में, इस उदाहरण में क्या होता है कि हमारा ठोस अवस्था, जल अवस्था, जलीय अवस्था और गैस अवस्था दोनों में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि उसमें धुआं है वो CO2 और वाष्प के रूप में जो जल निकल रहा है वो कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था, जैसे मोमबत्ती का जलना। इस उदाहरण में ठोस अवस्था द्रव व गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि जलने से जल का सूत्र आप सभी जानते हैं H2O व कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। दूसरा लक्षण है हमारा तापमान में परिवर्तन, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। CaO, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दिवाली पर जब घर में पेंट हो रहा होता है तो जो चूना आप लेकर आते हैं, जो कलई आप लेकर आते हैं, वो क्या है, CaO, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका साधारण नाम या तो शुष्क चूना या बिना बुझा हुआ चूना। अब जब इसको जल में मिलाते हैं, जब हम उस कलई को जल में घोलते हैं, तो आपने देखा होगा उस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, बुलबुले उठते हैं। इसीलिए ज्यादातर घरों में कलई को हम किसी मिट्टी के बर्तन में घोलते हैं, और उसके पश्चात जब हमने जल मिला दिया तो हमारा किसका विलयन बन गया, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अब हम दीवारों पे कर देते हैं। आप लाए क्या, CaO, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी क्या निकली, ऊष्मा निकली। यहाँ मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, जब भी आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, हर सूत्र के नीचे उसका नाम लिखना अति आवश्यक है, तभी आपको रिएक्शन में अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। जैसे CaO, उसके नीचे आप लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड, H2O क्या है तो नीचे लिखिए जल, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और है कि मैंने CaO सूत्र कैसे बना, तो आप सभी याद कीजिए, आपने 9th में सूत्र निकालना पड़ा होगा। सूत्र कैसे निकालते हैं, ऊपर सबसे पहले हम उनका क्या लिखते हैं, प्रतीक, नीचे उसकी क्या लिखते हैं, संयोजकता, और फिर आपस में हम क्या कर देते हैं, उसका कैची गुणा। तो वहीं से हम ये सूत्र निकालना वहीं सीख चुके थे, तो वही लिखा है यहाँ। अब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसका प्रयोग किस पदार्थ का उपयोग हम दीवारों को रंगाई पुताई में करते हैं, तो किसका करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का। तो एक आपका इंपॉर्टेंट नोट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। हमारा तीसरा लक्षण है गैस का निकास। जैसे कि जिंक है और इसने किससे अभिक्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अभिक्रिया के पश्चात हमारा क्या बना, ZnSO4, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन H2। ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे से ऊपर की ओर एरो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका गैस का निकास हो रहा है। अगर मैं CO2 लिख के उसके नीचे से ऊपर एरो ऐसे बना देती हूँ, तो वो क्या मतलब है उसका, कि यहाँ पे निकलने वाली गैस कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड है। नीचे से ऊपर, अगर ऊपर से नीचे कर देंगे तो ये अवक्षेप बन जाएगा। दोनों एरो में अंतर है, नीचे से ऊपर की तरफ एरो गैस का निकास, और ऊपर से नीचे अगर एरो होगा तो वहां क्या बनेगा, अवक्षेप, जो अभी हम 5वें लक्षण में बात करेंगे। हमारा चौथा लक्षण है रंग में परिवर्तन। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल, ये वो अम्ल है जो खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे नींबू। सिट्रिक अम्ल वो बैंगनी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कौन सा होता है, बैंगनी। इनकी अगर रासायनिक अभिक्रिया की जाए, इनको एक दूसरे में मिलाया जाए, तो उस पर क्या होता है, जो इसका बैंगनी रंग होता है वो चला जाता है और वो कैसा हो जाता है, रंगहीन। तो रंग में परिवर्तन हुआ ना, वही इसका उदाहरण है। सिट्रिक अम्ल व बैंगनी पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र है KMnO4, की रासायनिक अभिक्रिया करने पर बैंगनी से रंगहीन होना। हमारा 5वां लक्षण है अवक्षेप का बनना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। अगर घर में पनीर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध को फाड़ते हैं। फाड़ने के लिए जैसे ही हम उसमें नींबू का रस डालते हैं तो आपने देखा होगा एक क्रीमी सा ठोस अविलय पदार्थ ऊपर आ जाता है और तरल भाग नीचे रह जाता है। वो जो ठोस क्रीमी पार्ट ऊपर निकल कर आया वो आपका क्या कहलाता है, अवक्षेप। तो अवक्षेप की परिभाषा ये है, अवक्षेप एक ठोस अविलय पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के समय पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और ज्यादातर अभिक्रियाओं में इस अवक्षेप का कोई ना कोई विशेष रंग होता है। हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं है इसका। जब इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो एक तरीके से नीचे उसका तरल एक्वस पार्ट है, और साथ ही साथ क्या बनता है, PbI2 लेड आयोडाइड, पीले रंग का अवक्षेप। ये अवक्षेप है और इसका रंग क्या है, पीला। और ये जो एरो ऊपर से नीचे की ओर है, ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ क्या बना है, अवक्षेप। वहां पर नीचे से ऊपर गया था, उसका मतलब क्या था कि गैस का निकास हुआ है, गैस बनी है वो। और यहाँ क्या है, ये क्या बना है आपका, अवक्षेप। यहाँ पर हमारे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण खत्म हो गए। अब टॉपिक क्या था दूसरा हमारे पार्ट में, रासायनिक समीकरण। तो आइए रासायनिक समीकरण समझते हैं। समीकरण शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर मैथ्स आ जाती है, सूत्र आ जाते हैं। तो बिल्कुल वही मतलब है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक व प्रॉपर सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों को मिलाया, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, ये हमने अभी उनका नाम लिखा है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जब हमने इसके सूत्र, इसके प्रतीक का उपयोग कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। जैसे कि हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इस अभिक्रिया में एक दिमाग में आया क्वेश्चन कि ये 2 क्यों लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र के आगे 2 नहीं लगता, उसका सूत्र सिर्फ क्या होता है, HCl। ये 2 लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें इसका क्या करना है, संतुलन। यहाँ H कितने हैं, 2, यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। लेकिन अगर ये 2 नहीं लगाती तो H का कितना परमाणु रह जाता, 1, और Cl का कितना परमाणु रह जाता, 1। इसको संतुलन करने के लिए हमें 2 लगाना आवश्यक है। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यही है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि हर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
तो आप 9th को दोहराइए। 9th क्लास में आप थोड़ा सा एक चैप्टर पे जाइए जहां आपने पढ़ा था द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। यानी द्रव्य क्या है? अविनाशी। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। प्रत्येक अभिक्रिया में कोई परमाणु ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट नोट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है। यही आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। आपसे पूछा गया है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और प्रत्येक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा आंसर हो गया। इसके बाद अब हम सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। अब हम सीख लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कोई भी एक अभिक्रिया ले ली हमने Fe प्लस O2 और जिसने बनाया Fe2O3। असंतुलित रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं उसे ढांचा समीकरण भी कहते हैं। सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए आप इस तरीके का एक बॉक्स बना लें। इस तरीके से लिख लें तत्व, अभिकारक, उत्पाद। अब इस अभिक्रिया में कितने तत्व हैं? 2। एक तो Fe आयरन और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो Fe लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। अब अभिकारक उल्टी तरफ देख लें, प्रत्येक के कितने परमाणु हैं? आयरन Fe के कितने हैं? 1, तो क्या लिख लिया? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो क्या लिख लिया? 2। अब हम आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। यहाँ Fe के कितने परमाणु हैं? 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो देख लीजिए, पहले तो ये असंतुलित है क्योंकि ये 1 यहाँ 2 है और ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इस तरफ 3। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखते हैं। अब अगर हम इसको आयरन को हमें 2 करना होगा क्योंकि हम कम तो नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 का गुणा 2 में कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। अब हम देखेंगे हमारा आयरन क्या हो गया? दोनों तरफ संतुलित हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, किस तरफ लगाएंगे? अभिकारक की तरफ। अब हमारा आयरन Fe तो हमारा संतुलित हो गया। अब 2Fe इधर, O2 इधर, लेकिन अब क्या बचा हमारा? ऑक्सीजन। अब आप जानते हैं 2 का गुणा 3 में करें या 3 का गुणा 2 में, आंसर हमेशा क्या रहेगा? 6। तो इसको हम बैलेंस कर देंगे, 6 बना देंगे। तो इसका गुणा मैं किससे कर दूं? 3 से, तो क्या आ जाएगा? 6। इसका गुणा किससे कर दूं? 2 से, तो क्या आ जाएगा? 6। यानी ऑक्सीजन के कितने करने पड़ेंगे मुझे? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं? 3। यहाँ तो नहीं लिखेंगे तो ये 3O2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना 6 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 2। जब मैं 2 से गुणा करूंगी ऑक्सीजन का तो क्या मेरे Fe यहाँ कितने हो गए? 2 दूनी 4। कितने हो गए Fe? हमारे 4 हो गए। और 4 Fe इस तरफ कितने हो गए हमारे? 4। लेकिन इस तरफ कितने हैं हमारे? 2। तो इसको भी 4 बनाने के लिए हमें क्या गुणा करना पड़ेगा? 2 से 2 का गुणा करना पड़ेगा। हमारे टोटल कितने आएंगे? 4। यानी यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 4। अब आप देखिए आयरन कितने? 4। इस तरफ भी कितने? 2 से 2 का गुणा किया, 4। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 3 दूनी 6 और इधर कितने? आपने गणित में पढ़ा होगा, अगर कोई अभिक्रिया x प्लस वाई है और उसके बाहर अगर 2 लिखा है तो इसका गुणा इससे भी होता है, इसका गुणा इससे भी, यानी खोल कर ये 2x प्लस 2y आता है। उसी तरीके से Fe, ये 2Fe इसके लिए भी है और 2 ये ऑक्सीजन के लिए भी है और इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं? गुणा, यानी 2 दूनी 4। तो Fe कितने हो गए? 4 और 2 दिया 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। और ये आपका संतुलित हो गया। अगर हमारा आया तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा ये इस तरीके से हो गया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। N2 प्लस H2 जिसने बनाया NH3। ये भी हमारा क्या है? ढांचा समीकरण असंतुलित। वही मैंने एक चार्ट सा बना लिया। अभिकारक में N कितने हैं? 2, H 2 और उत्पाद में N 1 है और H कितने हैं? 3। अब हम संतुलित अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले N का संतुलन करें हम। यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसका गुणा 2 में कर दूंगी तो ये कितने हो जाएंगे? 2। तो हमने N इस तरफ, उत्पाद की तरफ हम N का गुणा किससे कर देंगे? 2। तो शुरुआत में ही तो लगाएंगे, यहाँ हमने 2 लगा दिया। लेकिन अब ये लगाने पे हमारे H कितने हो गए? 6। H कितने हो गए? अब 6।
लेकिन यहाँ कितने हैं अभी, यहाँ पे तो हमारे H 2 हैं और इसको 6 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो हमारा क्या आएगा 6। तो H में हम क्या लगा देंगे 3। अब देखिए ये 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 6 और ये भी 6। N to N इस तरफ भी 2 हो गए, इस तरफ भी 2 हो गए। H इस तरफ 3 दूनी 6 और H इस तरफ 2 तिया 6। इस तरीके से हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, Na प्लस H2O और क्या बनाया, NaOH प्लस H2। यहाँ हमारे तत्व कितने हैं, 3। ऊपर अभी जो हमने सॉल्व किए थे उसमें कितने कितने तत्व थे, 2। यहाँ एक Na है, एक H और एक O। वही चार्ट बना लिया है मैंने और दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के कितने कितने परमाणु हैं उनकी संख्या लिख ली। Na और O तो यहाँ आपको संतुलित दिख रहे हैं, लेकिन H संतुलित नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 3। लेकिन एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पे जो H है आपका वो गुणा के फॉर्म में नहीं, वो हमें जोड़ के यहाँ पे H इसके 2 और H 1 इसका, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमको संतुलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से 2 का गुणा कर दूं तो ये मेरे कितने हो गए, 4। अगर इस तरफ मुझे कितने से गुणा करना पड़ा, 2 से। तो अब मेरे यहाँ 2 H कितने हो गए, 2 दूनी 4 और यहाँ पर H अभी कितने हैं मेरे, 3। लेकिन ऐसा करने से ऑक्सीजन भी तो मेरे कितने हो गए, 2। मतलब अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और इस तरफ 2 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब इसमें देखिए उत्पाद की तरफ अब Na भी कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 2। और H हमारे कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। 2 प्लस 2 हमारे कितने होते हैं, 4। अभी हमारे कितने हो गए, 4। तो देखिए, और Na अभी इस तरफ 1 रह गया है, तो इसका भी गुणा मैं किससे कर दूं, 2 से। तो ये कितने आ जाएगा, 2। यानी यहाँ 2 लग गया और H और इसके लिए ये टोटल हमने 2 लगा दिया और ये 2 और ये 2। अब पूरा संतुलन है Na2 H कितने हाइड्रोजन, 2 दिए, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितने, 2 इसके और 2 इसके। ऑक्सीजन कितने, 2 इसके और 2 इसके। इस प्रकार ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पहले कि हम कुछ मुख्य अभिक्रियाएं पढ़ें, हम कुछ छोटी छोटी और जो अभिक्रियाएं आपकी बुक में है उनको पढ़ लेते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, इनका मतलब इनके नाम में ही है। ऊष्मा शोषी यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण हो रहा है वे अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी जहां पर ऊष्मा क्या हो रही है, हमारी मुक्त हो रही है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। कहाँ से ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा भी कह सकते हैं हम, ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण है जैसे श्वसन और प्राकृतिक गैस का दहन। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्मा छेपी की अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं हमारे भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या मुक्त होती है, हमारी ऊर्जा मुक्त होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसका एक और उदाहरण आपने अभी जब हम लक्षण पढ़ रहे थे वहां पे तापमान में परिवर्तन में देखा था कि जब हम चूने को पानी के साथ मिला रहे थे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन रहा था और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में क्या निकल रही थी, ऊष्मा। तो वो भी किसका उदाहरण हो गया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का। इसके अलावा और भी प्रकार की अभिक्रिया होती है जैसे तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया जो बहुत जल्दी तीव्रता से संपन्न होती है, जैसे कि आयनीकरण की अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, जो बहुत ज्यादा धीमी गति से हो रही है, जैसे कि जंग लगना। अब हमारी जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और आखिरी है रिडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सरल तत्व आपस में जुड़कर एक
जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, जुड़कर यानी योग कर कर बना रहे हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या हो रहा है? बिल्कुल इसके विपरीत काम हो रहा है। जो एक जटिल अभिकारक है वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहा है। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत है, आप कैसे कह सकते हैं? तो आप वहां उसकी डेफिनेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मैं अगर कहूं एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है और एक कमजोर है, तो आप कौन किसको हरा पाएगा? दिमाग में आता है जरूर ताकतवर ही कमजोर को हरा सकता है। ठीक उसी तरह इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? अभिकारक के आयनों में अदला बदली होती है, आदान प्रदान से क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। और आखिरी हमारी है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसको समझने के लिए हमें उपचयन और अपचयन का मतलब समझना होगा, जो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अब हम इनको उदाहरण एक एक इनको परिभाषा सहित समझ लेते हैं।